सब कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। और आज मैं बनाऊँगी सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट मेरा होगा ये कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय फैक्ट ऑफ कारगिल डॉक्यूमेंट्री। तो ये खान सर की वीडियो है फ्रेंड्स, और आगे मैंने एक पार्ट बनाया है, पार्ट 1 बनाया है मैंने, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और आज हम बनाएंगे सेकंड पार्ट फ्रेंड। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। कंधे पे रख के मार दिया जाता है। तो ये लोग स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है। एक्चुअली स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है। तो गर्मी को सूंघ के आती है तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्टिंगर मिसाइल आ रही है तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था उसमें ये फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया। दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया। लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया, और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया। पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर जो वो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया, और उसमें हमारे बैठे जवान को हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। भारत ने अपना फ्रांस निर्मित जहाज को लगाया जिसका नाम था मिराज 2000। एक्चुअली पाकिस्तान इस जहाज को खरीदने से इनकार कर दिया था, कहा था कि भैया बहुत बड़ा साइज का जहाज, हम इसको नहीं लेंगे। और भारत सरकार ने इस मिराज जहाज को वायुसेना ने लगाया। ये मिराज जहाज जो लेजर गाइडेड बम से हमला करते थे, तो ये सबसे बड़ा, आपका ये तो वायुसेना का जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका मिराज 2000 लगाया। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया, ऊपर से ही मारा, इतना हमला किया कि कमर टूट गई कारगिल की लड़ाई में। कह रहे थे कि बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है तो बढ़िया से तो धोबो किया है। और अभी याद रखो इसका बाप आ रहा है, बाप इसी का मिराज 2000 का राफेल ईरान हो गया, तगड़ा अभी और है। लेकिन वायुसेना को एक बात का और डर था कि 1965 की लड़ाई में हम लोगों ने एक छोटा सा हमला किया था, जिसके बदले में पाकिस्तानी वायुसेना ने भीषण हमला कर दिया। इस बार उनके हमले से डर नहीं था। एक्चुअली दिक्कत क्या था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे, उनकी नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे वो घुस चुके थे पूरी हथियार को लेकर, और हम लोग को दिख भी नहीं रहा था। और अगर वायुसेना भारत की पाकिस्तान की दोनों घुस जाएगी तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, नीचे के घुसपैठियों को, क्योंकि हमारे जो जवान चढ़ रहे थे उनको तो ये पाकिस्तानी घुसपैठी मारिए रहते थे आराम से, ऊपर से उनकी वायुसेना भी मारने लगती थी। लेकिन इसीलिए भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस से अपने जो जितने भी घातक जो इंटरसेप्टर जहाज थे MiG-29, इसको तैनात रखा था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना आएगी तो तुम उससे जाके लड़ जाना, कारगिल के एरिया में घुसने ही मत देना। इसी बीच सबसे भीषण घटना हुई थी भाई 24 जून 1999 को। हमारे दो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाजों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाजों को लगा कि भाई नीचे काफ़ी ज़्यादा फौज है, और वो नीचे काफ़ी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफ़ी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था, पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और आपको हम वीडियो में बता चुके हैं राफेल वाले में कि एक बार मिसाइल लॉक हो गया ना तो आप बच नहीं सकते, वो मिसाइल खोज के मार देगी आपको। तो ये ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया, और इनने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया है बहुत बड़े अड्डा को, क्या हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा एक बात बता, तुम उस साइड पाकिस्तान में हो, घुस गए हो कि इंडिया में ही हो। तो ये कहे कि हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा कि मत मारो, क्योंकि इस दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि 1 साल पहले हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम फोड़ा था। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थे, जैसे अभी ईरान के खिलाफ है, उस समय हमारे खिलाफ थी। और अगर हम लोग पाकिस्तान में घुस के मार देते तो ये तो एक तरह का ये तो ओपन युद्ध हो जाता। और अपने एरिया में मार रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी कि भैया हम अपने एरिया में आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो कहे कि उधर मत मारो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहाँ ये पायलट
एक मिसाइल लॉक किया था नहीं हमारा एयरफोर्स का ही पायलटवा, एकदम नौकरिया भी जंग था, जन्मे करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, ये लोग उसी कैंपुआ में थे। सोचिए अगर सीनियर मना नहीं किया रहता तो जूनियर तो धो दिया रहता। अब आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, जिसके राष्ट्र यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई। उस हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ, एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पर बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोड़ लेता समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा हुआ, एक तरह से हम तो करते थे कि मारिए दिया रहता तो हो जाता, क्या हो जाता भाई, ज्यादा से ज्यादा और युद्ध लड़ते नहीं लड़े हैं 71 में, 65 में, 84 में और लड़ते थे, क्या कर लेता पाकिस्तान यहाँ पे, रेगिस्तान में बाढ़ थोड़े आता है, क्या कर लेंगे, इनके औकाते कितना। ये सब तो चल ही रहा था, नेवी ने और अत्याचार कर दिया। नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की ओर एंट्री मार दी, और यहाँ पर जो हमारे नेवल वेस्टर्न नेवल कमांड था और साउदर्न नेवल कमांड था, ये भी घुस गया अरब सागर में, और अरब सागर में घुसकर पाकिस्तान का पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय वायुसेना के पूरे युद्धक जहाज घुस गए सब वहां पर, और नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय नौसेना ने ऐसे मिसाइल मारा, जो पाकिस्तानी जहाज थे उनके बगल में मिसाइल जानबूझ के मारता था, जो उनके मर्चेंट वाले जहाज थे, जो उनका पेट्रोलियम लाने वाला था, सारा जहाज उधर ही रुक गया कि ना हम ना जाएंगे, नेवी उधर मार रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान का इतना भयानक नेवल ब्लॉकेज था कि पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था, नहीं तो उसके बाद उन लोग गाड़ी चलाते, लोग ले चलाओ ससुरा तुम्हारा पास, इतना भयानक काम किया था। तो नेवी के रोल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है वो मदद मांगने के लिए चला गया अमेरिका में। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहाँ क्लिंटन साहब के पास पहुँच गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, पहले अमेरिका का रखेल था, अभी वो चाइना का रखेल बन गया। पहले वो अमेरिका से फसल था, तो अमेरिका से कहा कि सुनिए ना मदद करिए मेरा। अमेरिका के पास गया मदद करने के लिए, तो अमेरिका ने पूछ दिया नवाज शरीफ से, ये बताइए वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री आपकी फौज घुसी है कि नहीं घुसी है। कहा कि हमरे फौज घुसी है, और ये चट्टा घुसा दिया बिना हमरे बताइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना होती है ना, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू नहीं देती है। कारगिल के लिए 10% जिम्मेदार जो थे वो नवाज शरीफ थे, 90% ई चट्टा जिम्मेदार था, अपने को बहुत बड़ा समझता था। सिकंदर द्वितीय चट्टा, कहीं का फांसी लगतो हो तोरा कुछ दिन में, अस्थिर रहो यहाँ पे। तो ये इनको तो पता था, ये तो बेचारा खुद अपने जनरल से डरते थे, जबकि ये इतना बड़का नमक हराम है कि इसको जनरल का पद नवाज शरीफ ने दिया था, जबकि ये सबसे जूनियर था जनरल की लिस्ट में, फिर भी इसको दिया। ये क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के अगले साल खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हम ही बढ़िया से हुआ, ये तो तुम लोग यार अपने देश का नहीं है तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा रे। तो ये बिल क्लिंटन ने कहा कि सुन नवाज शरीफ, देर चक्कर मत कर यहाँ पे, तो पहले परमाणु बम फोड़ा है तो हम तोरा दिमाग खराब है, तू क्या समझता है, तू गलत काम करेगा हम तोरा साथ देंगे, पूरी दुनिया हमको नहीं थूकेगी, तू अपनी फौज पीछे बुलाओ। तो ये लोग अकेले रूम में बात कर रहे थे, तो बाहर में पाकिस्तानी जो इनके साथ जो गए थे सब चमचा बेलचा, वो कहते हैं नवाज शरीफ हैं, इनको तो अमेरिका वैल्यू देगा, रखेल को तो कोई वैल्यू देता है, मुंह लटका के नीचे आए हैं, अमेरिका वैल्यू नहीं दिया है, चलो फौज वापस बुलाओ। तब तक पगला ये चाइना गया था मदद करने कि हमको मदद कीजिए यहाँ पर, तब तक भारतीय जो थे टेलीकॉम वाले इसका बतिया रिकॉर्ड कर लिया था। और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टेप सुना दिया कि इसे सुना चाइना में कह रहा है कि हमारी फौज घुसी हुई है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। यानी दुनिया के मैटर पे ये तो चौपट हो गए। लेकिन ये चोट्टा हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम चुनाव लड़े यहाँ पर। बताइए हमारी सेना कितनी बेहतरीन होती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आई तो मोदी जी बोलने लगे कि हमारी सेना की है, हमारी सेना की है, नेता कहने लगे सब मारे, लेकिन फौज ने कभी नहीं कहा। बहादुरी यही होती है भाई, बहादुर की पहचान जंग के मैदान में होती है, मीडिया में नहीं होती है। लेकिन ये मानता नहीं था। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का, तू शांति से रह जाओ मैटर पे, न तो तोरा हम व्यवस्था कर देंगे। ये खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते। तो सोचिए ये अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था, रे चोट्टा
सारा घमासान, ये तो वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी चल रही थी, और उधर भारत की जो फौज ना कह के लेंगे मार रही थी एकदम बढ़िया से, और धो रही थी जब पाकिस्तानियों को ना, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई साहब बहुत बुरी फंस गए पाकिस्तान। इनको लग रहा था, ये क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। अरे ससुरे तू नहीं, तू का हम लोग का गर्दन पकड़ेगा। एक गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे। एक देश हुआ करता था, पाकिस्तान नाम था। जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता है, चंदा मामा दूर के, वही पाकिस्तान ऐसा था, बाबू बाबू हल्ला मत करो नहीं तो पाकिस्तान की तरह थुराओगे। ससुरे तू लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया, तू लोग की वजह से पूरी दुनिया में ना मुसलमानों को गाली दिया जाता है। इस चट्टा क्या करेगा, कहीं जाके बम फोड़ देगा। अरे यार तुमको इतने माँ के दूध में तो इतना गर्मी है ना, तो आओ ना हमारी फौज खड़ी है, काय लिए पीछे से हमला करता है चट्टा कहीं का। तो देखिए इन लोग पे भरोसा करना नहीं चाहिए। 14 जुलाई तक पाकिस्तान के जितने हिजड़े घुसे थे उन सारे हरामियों को भारतीय सेना ने मार दिया, और राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर मारा था, हम उसके सीने पे गोली मारे हैं। ये देखने में व्यक्ति बूढ़ा था, इनको कम मत समझिएगा। बुढ़ापा में परमाणु परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है। ये नसीब अब किसी को नहीं होगा जो एक साथ इतना योग्य राष्ट्रपति और इतना योग्य प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब ये नसीब किसी को नहीं होने वाला है जो दो बड़े नेता इतने योग्य हो जाए। इन्होंने कह दिया 14 जुलाई को कि भैया ये ऑपरेशन हमारा विजय सक्सेस हो गया, लेकिन आर्मी ने कहा कि ना ना भाई सब पे भरोसा करना, ये पाकिस्तानियन पे नहीं। अब सेना ने एक एक करके घूमना चालू किया, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी छुपे हैं सब। तो पूरी तरह से 26 जुलाई को सेना ने कहा कि एक को कुत्ता नहीं बचा है। इस ससुरा सब लाश लेने नहीं आया था अपनी फौज का, कह रहा था कि हमारी फौज नहीं है, जबकि जेब में आई कार्ड था कि पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न इन्फेंट्री। ससुरा कहीं अरे लाश तो ले जाते यार, हम लोग लाश दे सकते थे। भारतीय सेना की बहादुरी देखिए। पाकिस्तानियों ने जब 14 मई को हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ा था, चारों ओर से घेर लिया था, तो इन पर इतनी यातनाएं दिया था ना, इनके आंख निकाल लिए थे, इनके होंठ और जीभ काट लिए थे, कान काट लिए थे सर, नाखून निकाल लिए थे सर, इनके कपड़े उतार कर इनके गुप्तांगों को काट लिया गया था, इनके लाश के टुकड़े करके बोरा में भर के फेंक दिया गया था। इन हरामी पाकिस्तानियों ने इतना गलत काम किया जो युद्ध इतिहास में कभी ऐसा नहीं है, युद्ध के नियम में नहीं है ऐसा। जबकि भारतीय सेना जब अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तानी जो थे मर गए थे, कुछ घायल थे, जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें इज्जत से पानी पिलाया, उन्हें इज्जत से दफनाया। उन्हें पहले पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फौज को ले जाइए, नहीं ले गया तो उन्हें इज्जत से दफनाया गया था। ये फ़र्क होता है एक जानवर और एक इंसान में। हम सबको ये फ़र्क बना के रखना होगा, तभी अलग पहचान है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत के नज़र से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे शक के नज़र से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोट्टा बम लेके तो नहीं आया। ये इंसानियत बरकरार रहना है। दुश्मनी की आड़ में हमें पाकिस्तान से बेहतर बनना है, न कि पाकिस्तान से खराब बनना है। ये इंसानियत हमारी सेना की बरकरार रहनी चाहिए जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। इस लड़ाई में घाटा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, अमेरिका से उनका रिश्ता खराब हुआ, पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर से फेथ खत्म हुआ, पूरी दुनिया को लग गया कि ये जम्मू कश्मीर और सियाचिन पर रास्ता रोकना चाहते थे, तो क्या रोकेगा हम लोग का। इन लोग की डिप्लोमेसी फेलियर हो गई, और सबसे बड़ा जो घाटा लगा इन लोग को, वो इनके आर्मी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। इनके वायुसेना को पता ही नहीं था, नौसेना को पता नहीं था कि कारगिल में युद्ध होने वाला है। ये तो सोच रहा है बस इसका मन बढ़ ही था, ये कर दिया। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के साथ भी कई समस्याएं थी। पहला कि भारत के लिए वेदर एकदम खराब था, मौसम पूरी तरह खराब था, हाइट इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग हाइट पे चढ़ रहे थे तो हाइट की वजह से प्रॉब्लम हम लोग को फेस हो रहा था युद्ध के वक्त में, और ऑक्सीजन वहाँ कम हो जा रहा था, और हम लोग तो रेडी ही नहीं थे लड़ाई के लिए। और अचानक हो गया, कौन रेडी रहेगा भैया? फरवरी में हम लोग मिलने गए, हमारे राष्ट्रपति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ जाके प्रधानमंत्री से गले मिलने, हमको क्या पता तुम खंजर घोंप देगा यहाँ पे। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशन लेके चले गए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो
बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब, इंटेलिजेंस वो चोट्टे कहाँ मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि कजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, चोट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी। इनको ले आके हम तो रहते ना वहाँ पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो जितने अधिकारी हैं ना ससुर, इनको जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते ससुर। तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओं की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का। मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश बाहर में जाए। आज के वक्त में देखेंगे तो काफ़ी तकलीफ होता है। आप कभी फौज में जाइएगा ना, वहाँ पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो पूजा स्थल होते हैं ना एक पास होते हैं, वहीं पर आपको नमाज पढ़ना है, उसी के बगल में पूजा करना है, वहीं पे गुरुद्वारा में जाना है, एक ही होता है कैंपस, उसी में सब होता है। और यहाँ हम लोग मरे जाते हैं, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तो ये अरे यार क्या करे, तो कुछ तो सिखों से सीखना चाहिए। या ये दे आर बॉर्न फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए जन्म, इतनी सेवा करते हैं ये समाज की जिसका कोई हद नहीं। काफ़ी तकलीफ होता है जब इतनी बहादुरी से हमारे जो फौजी जो देश पे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ मामूली नेता के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। हम एक बात बताइए, मेरा ये वाला हाथ काटिए या ये हाथ काटिए, तकलीफ तो हमें होगी ना। तो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे, तकलीफ तो भारत माँ को होगी। हमें इस बार काफ़ी तकलीफ हुआ। एक्चुअली हम 6 जुलाई को हम पटना गए हुए थे। तो जैसे पटना में एंट्री किए ना, तो वहाँ चेक पोस्ट चल रहा था, तो मेरी चेकिंग वगैरह थी, तो हमको भी चेकिंग हुआ, तो मेरा सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एक फौजी भाई का कोई नॉर्मल सा कोई पेपर था जो छूट गया था, तो फौजी वो कह रहा था पुलिस वाले से कि मेरा केवल पेपर छूट गया है, आप हमको जाने दीजिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कह रहा कि नहीं जाने देंगे, फाइन भरो, ये करो। अब वो बहस थोड़ी करेगा वो लोग यार, न तो एक झापड़ देगा तो सूझ जाएंगे ये लोग। लेकिन बेचारा उससे लिए हम कहेंगे सर हम आपको दे देते हैं, तो कहा कि देखो पैसे का प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ इस बात की है कि हम अगर देश के लिए हम लोग लड़ लेते हैं और हमारा एक पेपर छूट गया है तो ये आपको नियम कानून सिखा रहा है। अभी वो भाई ऐसा दे ही रहे थे ना फौजी, तब तक एक तो नेता विधायक का गाड़ी गया, वो रोका तो गरिया दिए, रहे हमारा गाड़ी रोकेगा, चुपचाप सटक गए। यहाँ पे अजब हाल है यार। फौजियों के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, कहीं पे भी उनके लिए इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। एक आम नागरिक से ज़्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। जिस वक्त करगिल की लड़ाई हो रही थी, वो पहली लड़ाई थी जो हम लोग टीवी पे देखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या को युद्ध के माहौल को दिखा दिया, जिससे कि हम सब एक हो गए। उस वक्त बरखा दत्त एक पत्रकार होती थी, अभी भी हैं वो काफ़ी रिपोर्टिंग करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लिए थे, तो छोटे छोटे थे, तिरंगा लेके भाषण देने गए थे। हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे। करगिल की लड़ाई को देख के हम लोग के मन में भी ना एक देशभक्ति का जुनून आ गया। ये सोच लिए कि हम भी जाएंगे तो फौज में ही जाएंगे। इसीलिए हम लोग, मैं जब 10th पास किए तो एनसीसी किए। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, फायरिंग वगैरह सब वहीं सिखाया, हथियार के बारे में हम लोग को। उसके बाद एनडीए का एग्ज़ाम दिए हैं लोग, ताकि हम लोग जाके एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले सकें आर्मी में। तो एनडीए का जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है SSB, वो इंटरव्यू लेती है 5 दिन का। उसके बाद आगे आपको रोक लेती है मेडिकल के लिए। तो हम इलाहाबाद गए थे SSB इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है। तो वहाँ पे जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन बाद में काफ़ी खुशी हुआ वहाँ पे कि हम यहाँ आ गए, कुछ ही दिन बाद हम फौज में ऑफिसर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल में गए ना, तो मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप देखेंगे ना, मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, यहाँ पे 21 डिग्री का एंगल है। मेडिकल अनफिट के होने की वजह से हमको छाट दिया गया। मेरी ज़िंदगी का ना एक सपना ही टूट गया, भाई फौज में जाना चाहते। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमारे जो एनसीसी के सर थे, सूबेदार सुनील सिंह राजपूत, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, उनको कॉल किए कि सर हम एनडीए में, अब हमारा हाथ तो टेढ़ा है, अब तो हम कभी नहीं जा सकते, ना एनडीए से जा सकते ना सीडीएस से। कहे कोई बात नहीं, तुम आगे अब फर्दर कुछ और देखो, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम भी गए थे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने महान लोग का नहीं हुआ तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने का एक हिम्मत आया कि नहीं, अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जहां भी रहें, आप फौजियों के लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रहें। हम लोग के घर के आगे से जब करगिल के वक्त में गाड़ियां भर भर के जाती थी, ट्रेन ना, हम लोग ट्रेन के ट्रैक के किनारे खड़ा होकर सब लोग सैल्यूट करते थे, जय हिंद सर। छोटे छोटे हम लोग थे। तो अभी भी आप भी जहाँ रहिए उनके रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं, हमारी बदले की तकलीफ वो अपने सर झेल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।
फ्रेंड्स। तो ये कारगिल के बारे में वीडियो थी और खान सर की वीडियो थी। और इसमें जो खान सर ने एक किस्सा कहा कि वो जब पटना गए थे तब कोई एक हमारे फ़ौजी थे, तो फ़ौजी की कोई पेपर छूट गया था, तो पुलिस वाले उसको बोल रहे थे नहीं पेपर दो। तो और उतनी देर में एक नेता की उधर से गाड़ी गई, तो नेता से पेपर मांगा वो, तो नेता उसको मतलब झाड़ दिया, गुस्सा कर दिया फ्रेंड्स। तो बोलो हमारे कहीं कहीं ऐसा सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को फ़ौजी की इज्जत करनी चाहिए फ्रेंड। जहाँ भी देखे आप फ़ौजी को एक सल्यूट उसको ज़रूर करें फ्रेंड्स। मैं आगे भी वीडियो में बोली थी, मैं बार बार यही बोलूँगी फ्रेंड, और मैं खुद भी यही करती हूँ और मेरे बाबू को भी मैंने यही सिखाया है फ्रेंड। जहाँ भी आपको फ़ौजी दिखे, सोल्जर्स दिखे हमारे, उसको एक सल्यूट ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ौजी के बरोबर कोई नहीं आ सकता फ्रेंड्स। सबसे बड़ी कीमत होती है जान, और वो हंसते हंसते दे देते हैं। किसके लिए? हमारे देश के लिए, हमारे लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तभी हम घर में आज बातें कर रहे हैं, सेफ है फ्रेंड्स। तो हमको फ़ौजी की इज्जत करनी ही चाहिए। और सबको ये बोलो फ्रेंड्स, आपके बच्चों को भी ये सिखाओ कि फ़ौजी जहाँ भी देखे उसको सल्यूट करे फ्रेंड्स। तो ये सब सुनते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है फ्रेंड्स। और पाकिस्तान का तो क्या बोले, पाकिस्तान तो है ही दगाखोर, वो यही सब करेगा। और एक बात हमको जानने मिली फ्रेंड्स कि जो मिसाइल मतलब एक बार टारगेट लगा के जो लॉक हो जाती है वो फिर मतलब रुकती नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान में हमारी जो मिसाइल मतलब लॉक अभी हुई नहीं थी, और ना लॉक अगर हो जाती तो उसका जो टारगेट था उसी टारगेट में तो ये नवाज शरीफ वगैरह बैठे थे। तो अगर लॉक हो जाके वो मिसाइल उधर छूट जाती तो वाकई में हमारा ही नुकसान होता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड हम लोगों को ही बोलता कि तुम लोग पाकिस्तान में जाके ही, तब ये शायद उधर के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे नवाज शरीफ, तो उसी को मार दिए, तो वो तो हमारे ही खिलाफ वो फैसला जाता फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा हुआ वो जो मिसाइल हम लोगों ने नहीं छोड़ी। और हमारे इंडिया में ही हम लोग कारगिल लड़ाई लड़े, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, वो लोग हमारे देश में आए थे फ्रेंड्स। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये, क्योंकि किसी के देश में जाके हम नहीं मार सकते, तो फिर खुली जंग हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत अच्छी थी। और हमारे इसमें जिक्र आया हमारे जेपी मतलब अब्दुल कलाम जी का। वो तो हमारे देश के कोहिनूर हीरे थे फ्रेंड्स। वो तो हमारे जब तक हम हमारा देश है तब तक हम याद किए जाएंगे, हमारे जेपी अब्दुल कलाम, जेपी है ना अब्दुल कलाम, वो फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और खान सर को भी मिलिट्री में जाना था, मेरे को भी मिलिट्री में जाना था, हम भी नहीं जा पाए फ्रेंड्स। मतलब अब अगले जन्म में ज़रूर जाएंगे हमारी मिलिट्री में सेवा करने के लिए फ्रेंड्स। तब तक हम सम्मान तो करें हमारी मिलिट्री का। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि उसको ज़रूर सल्यूट करें हमारे फ़ौजी को। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। आप ओरिजिनल वीडियो को ज़रूर देखिए। खान सर की वीडियो तो सब देखते ही होंगे फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत हमारी वीडियो भी देख लीजिए। और आगे भी मेरी वीडियो है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। लाइक करने से हम लोगों को लगता है आप किसी को वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड, तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हमारी इंडियन आर्मी को बिग सल्यूट, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।